नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नैंसरी क्लासेस में। आज मैं नैंसरी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ साइंस के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस, जो कि आपके सभी के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करिए। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन को। आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? चार्ल्स डार्विन, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन या फिर चार्ल्स डिकेंस। आपको बताना है कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा आपका प्रस्तावित किया गया था। तो ये जो विकास का सिद्धांत है ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। विकास का सिद्धांत आपके चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वहीं आपके आइजैक न्यूटन द्वारा तो गति विषयक नियम दिए गए थे। क्या जो आपके फिजिक्स में गति विषयक नियम है वो आपके आइजैक न्यूटन जी को द्वारा आपके प्रस्तुत किए गए थे। ठीक है, अब बात आती है अल्बर्ट आइंस्टीन की। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा आपकी जो फिजिक्स उसमें, क्योंकि इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि पौधों का कौन सा हिस्सा आपका जो पानी है और खनिज है उसके परिवहन को सक्षम करता है? जाइलम, फ्लोएम, जड़ें या तना। आपको बताना है कि आपका कौन सा भाग जो है, आपका कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन में सक्षम करता है। तो आपका जो जाइलम है, जाइलम जो आपके फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, ये पौधों का ऐसा हिस्सा है जो पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम बनाता है। ठीक है, जाइलम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जाइलम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पौधों को यांत्रिक दृढ़ता देता है। क्या देता है? पौधों को अगर यांत्रिक दृढ़ता की बात कही जाए तो यांत्रिक दृढ़ता आपके जाइलम ही प्रोवाइड करते हैं आपके पौधों को। एक फैक्ट आपने जाना। दूसरी चीज़ आपको ये जाननी है कि पौधों की आयु की गणना जाइलम ऊतकों के वार्षिक वलय को गिनकर की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो पौधे हैं, पौधों की आयु की गणना आप लोग कैसे करेंगे? पौधों की आयु की गणना आप लोग कैसे करेंगे? जाइलम जो ऊतक होते हैं, जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर ही की जाती है। तो आप पौधों की आयु आप जाइलम ऊतकों के जो वार्षिक वलय हैं उनको गिनकर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने चीज़ें जानी जाइलम ऊतक के बारे में। अब आपको एक चीज़ और जाननी है कि पौधों की आयु के निर्धारण की विधि जो है उसको क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट बनता है कि पौधों की आयु निर्धारण की विधि जो है इसको कहा जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। मैं यहाँ लिख देती हूँ डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी आपका कहा जाता है कि इसको पौधों की आयु निर्धारण की विधि को। ठीक है, पौधों की आयु निर्धारण विधि। ठीक है, याद रखना है आपको इतनी चीजें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? आखिर किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर जो है आपके प्रसिद्ध हैं आपकी साइंस में? आपको बताना है। ऑप्शन हैं आपके ओपन हार्ट सर्जरी, डायलिसिस, बिजली द्वारा प्राणदंड या फिर टीका। बताना है आपको। आपको बता दें कि आपके जो एडवर्ड जेनर साहब हैं ये बेसिकली आपके टीका यानी कि वैक्सीन के लिए फेमस हैं, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। आप लोगों ने चेचक का नाम सुना होगा, तो चेचक का जो टीका है, चेचक का टीका आपका सर्वप्रथम आपके एडवर्ड जेनर साहब ने ही बनाया था। किसने बनाया था? सबसे पहला जो टीका बनाया गया था वो चेचक का बनाया गया था। और किसके द्वारा बनाया गया था ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, आपको दो टीके याद रखने हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो होता है आपके चेचक का टीका, दूसरा होता है आपके पोलियो का टीका। तो पोलियो का जो टीका है, पोलियो का टीका आपके जोनास साल्क द्वारा बनाया गया था। ठीक है, जोनास साल्क द्वारा बनाया गया था। एक होती है आपकी ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ओरल पोलियो वैक्सीन यानी कि ओपीवी के आविष्कार जो आपके पोलियो की ओरल पोलियो वैक्सीन है, इसका आविष्कार अल्बर्ट साबिन ने किया था। ठीक है, तो कभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों नाम में, क्योंकि अगर ऑप्शन में आपका जोनास साल्क होगा तो अल्बर्ट साबिन भी ऑप्शन में जरूर मिलेगा। तो इस चीज़ को याद रखना है कि पोलियो के टीके की खोज तो जोनास साल्क ने की थी, लेकिन ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज जो है आपके अल्बर्ट साबिन जी ने की थी। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में या फिर कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में। तो यकृत और जो मांसपेशियां हैं इन दोनों में ही आपकी जो ऊर्जा जमा होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में होती है, इसीलिए आपका फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जो आपके जीव हैं इनमें डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो डाइवर्सिटी का मेन रीजन जो बताया पूछा जा रहा है आपसे वो बताइए आप लोग कि डाइवर्सिटी का अत्यधिक विविधता का जो कारण है वो क्या है? बहुगुणसूत्रता, सहभागिता,
उत्परिवर्तन या अनुकूलन। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण आपके अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन को माना जाता है। क्या होता है एडेप्टेशन? एडेप्टेशन आपके जो जीव होते हैं जीवों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जीवों में पाया जाने वाला एक गुण होता है एडेप्टेशन का। एडेप्टेशन में होता क्या है, आपके जो जीव हैं वो अपने आवास में रहने के लिए अनुकूल हो जाते हैं। किसमें? आवास में रहने के लिए अनुकूल हो जाते हैं जीव अनुकूलन के द्वारा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। उदाहरण में आप लोगों ने ऊँट देखा होगा। ऊँट को जब आप देखेंगे तो ऊँट की कुबड़ एक, जैसे ये ऊँट है अगर आपका, ये इसके पैर हैं, तो ऊँट की कुबड़ ऐसी इस तरीके से उठी रहती है। तो वो जो कुबड़ होती है उस कुबड़ में क्या होता है कि भोजन संग्रहित होता है। तो क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तान में दूर दूर तक कोई भोजन नहीं मिलता है, इसीलिए ऊँट जो है अपनी कुबड़ में भोजन संग्रहित करके रखता है। ऊँट की पलकें देखना आप लोग कभी कभी, ऊँट की जो पलकें होती हैं वो बहुत ज़्यादा जो है थोड़ी सी लंबी सी होती हैं, बड़ी होती हैं। तो उसकी पलकें लंबी और बड़ी होना जो है अनुकूलन को ही शो करता है, क्योंकि उसकी पलकें अगर लंबी और बड़ी होंगी तो धूल मिट्टी, जो आपके रेगिस्तान में धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो धूल मिट्टी जो है उसकी आंखों में नहीं जाएगी। आपने ऊँट के पैर देखे होंगे फर, तो ऊँट के पैर भी वहाँ की जो वेदर है, वहाँ के वेदर में अनुकूलन के लिए ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि अनुकूलन किस तरीके से आपके जीव करते हैं। नागफनी को देख लीजिए, नागफनी भी आपका अनुकूलन के लिए किस तरीके से आपका जो अनुकूलन करती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीव हैं जो आपके अनुकूलन को शो करते हैं। जैसे आप लोगों ने ऊँट का एग्जाम्पल देखा कि ऊँट का कुबड़ जो है भोजन को संग्रहित करके रखता है अनुकूलन के चलते ही। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अनुकूलन के बारे में जानी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि कीट संवर्धन क्या है। आपको बताना है कि कीट संवर्धन क्या है। कीटों को मारने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन का विज्ञान या कीटों में वृद्धि का विज्ञान। तो जो कीट संवर्धन होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। कीट संवर्धन ध्यान से समझिए। कीट संवर्धन जो होता है वो कीटों में वृद्धि का विज्ञान होता है। क्या होता है? कीटों में वृद्धि के विज्ञान को हम लोग कीट संवर्धन कहते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि 3 तत्व जिनका प्रयोग रासायनिक उर्वरकों में किया जाता है या सर्वाधिक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे कौन से 3 तत्व हैं जिनका प्रयोग रासायनिक जो उर्वरक होते हैं उनमें किया जाता है? कैल्शियम, सोडियम, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सोडियम सल्फाइड, फास्फोरस, सोडियम या क्लोरीन। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि क्लोरीन का यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं होता है आपके रासायनिक उर्वरकों में। अगर आपके रासायनिक उर्वरकों में 3 तत्वों का यूज़ होता है तो वो हैं आपके कौन कौन से? पहला है आपका नाइट्रोजन, दूसरा है आपका पोटेशियम यानी कि आपका N2, पोटेशियम यानी कि K, और आपका फास्फोरस यानी कि P। यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन एकदम सही है। नाइट्रोजन और आपके पोटेशियम और फास्फोरस का यूज़ जो है रासायनिक उर्वरकों में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। मतलब आपके प्रोटीन ऊर्जा जो होती है उसके कुपोषण का परिणाम क्या होता है? वेरी वेरी बाल वक्र, बाल क्षय या बल्क चर्म। तो आपको बता दें सबसे पहले बेरी बेरी तो विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, आपसे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम पूछा गया है, मतलब प्रोटीन की कमी से होने वाला जो परिणाम होता है वो क्या होता है? तो वो होता है आपका मरसमस। क्या होता है? मरसमस होता है। ठीक है, मरसमस जो होता है आपका किसी भी ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है, तो आपके जो बाल क्षय दिया है आपका बाल क्षय को ही मरसमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरसमस कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा, यही आपका मरसमस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि आयोडीन टेस्ट का उपयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आयोडीन जो टेस्ट होता है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए हम लोग करते हैं? कोलेस्ट्रॉल की उपस्थिति, वसा की उपस्थिति, प्रोटीन की उपस्थिति या कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति। तो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जानने के लिए हम लोग आयोडीन टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है? सरसों का तेल, रेड सीड, ऑलिव ऑयल, बटर ऑयल। तो जो आपके हृदय से संबंधित जो आपके रोगी होते हैं उनको एक ऑयल खाना का जो है सलाह दी जाती है, वो बेसिक ऑयल होता है आपका ऑलिव ऑयल होता है। ये बहुत ही हल्का ऑयल होता है ऑलिव ऑयल। ठीक है, तो ऑलिव ऑयल हृदय के लिए सबसे लाभदायक तेल माना जाता है। ठीक, इसीलिए ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि लैटिन में आपके जो वायरस हैं उनका अर्थ क्या है? लघु, तरल, विष या मधुर। तो लैटिन भाषा में वायरस का अर्थ होता है विष। क्या होता है? पॉइजन यानी कि विष होता है। ये बहुत ही खतरनाक एक तरीके का कीड़ा होता है। क्या होता है? एक खतरनाक कीड़ा होता है जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। ठीक है, इसे विष कहा जाता है लैटिन भाषा में। इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि मानव मूत्र है, मानव मूत्र कैसा है? अम्लीय, क्षारीय, न्यूट्रल या इनमें से कोई नहीं। तो आइए जानते हैं मानव मूत्र के बारे में अच्छे से।
आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आपका जो मूत्र होता है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है मानव मूत्र का, तो मानव मूत्र का जो पीएच वैल्यू होता है वो 6 होता है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, यदि पीएच वैल्यू 7 से कम है तो कैसा होगा, क्षारीय होगा। 7 से ज़्यादा है तो कैसा होगा, अम्लीय होगा। अगर 7 है तो कैसा होगा, आपका न्यूट्रल होगा। तो ये आपका 6 है, वो 7 से कम है, जिस वजह से ये कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपका मानव मूत्र कैसा होता है, क्षारीय होता है। अब बात आती है मूत्र में, जो आपका मूत्र में पीलापन होता है मूत्र में, वो किस वजह से होता है। तो मूत्र में पीलापन जो आता है वो बेसिकली यूरोक्रोम की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है, यूरोक्रोम की वजह से आता है। ठीक है, जब कभी आप लोग कभी जो पब्लिक शौचालय वगैरह होते हैं तो उनमें आप लोग जाते होंगे, कभी विपत्ति आ जाती है तो जाना पड़ता है उन लोगों को। तो जो पब्लिक शौचालय होते हैं उनमें बेसिकली एक अजीब सी गंध आती है, जिस वजह से हम लोग वहाँ पर ज़्यादा देर टिक नहीं पाते हैं। मतलब 2 मिनट भी वहाँ पर टिकना ऐसा लगता है कि कब वहाँ से जा पाएँ। तो शौचालय में जो गंध आती है वो किस वजह से आती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। तो शौचालय में गंध जो है अमोनिया की वजह से आती है। किस वजह से आती है, अमोनिया की वजह से शौचालय में गंध आती है। ठीक है, कभी कभी मूत्र में जलन का कारण जो है बनता है। तो मूत्र में जलन किस वजह से होती है, तो मूत्र में जलन का कारण होता है आपका हीमोटोरिया। क्या होता है, हीमोटोरिया। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मूत्र में जलन। ठीक है, ये बेसिकली आपकी गर्मियों में होती है, जब कभी आप लोग पानी पीना कम कर देते होंगे तो होता होगा ये सब चीज़ें। तो हीमेटोरिया की वजह से जो है आपका मूत्र में जो है जलन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये टोरिया लिखा है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक, बैटरी पर ध्यान नहीं देना है, मेरी बैटरी लो हो चुकी है, डोंट वरी, बट मैं पूरा पढ़ा के जाऊँगी आपको। ठीक है, ये जो है मूत्र में जलन का कारण बनता है। नेक्स्ट होता है आपका बहुमूत्रता। ठीक है, तो बहुमूत्रता को क्या कहते हैं, बहुमूत्रता को एक वर्ड है स्पेशल सा, वो वर्ड कौन सा है अब आपको बता देती हूँ। तो बहुमूत्रता को यूरेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरेमिया कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, यूरेमिया। ठीक, अब बात आती है आपका जो मूत्र होता है, मूत्र के कंपोजिशन की, कि मूत्र में क्या क्या पाया जाता है। तो आपके बता दें कि मूत्र में 96% तो आपका जल होता है। क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, 2% आपके यूरिया होते हैं। क्या होते हैं, यूरिया होते हैं। बाकी के 2% अदर चीज़ें होती हैं। इन अदर चीज़ों में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जो मेन है वो मैं बता देती हूँ। विटामिन बी और विटामिन सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो मूत्र हैं उनमें विटामिन बी और विटामिन सी पाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव मूत्र में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन सी होता है, विटामिन बी भी होता है। ठीक है, सोडियम भी होता है इसमें, कैल्शियम भी होता है आपका। ठीक है, पोटेशियम भी होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपकी पाई जाती हैं मूत्र में, और भी कई सारी चीज़ें हैं 2% में, लेकिन आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है विटामिन बी और सी, और आपके जो हैं आपके सोडियम यानी कि Na, और पोटेशियम, और आपकी कैल्शियम। ठीक है, इतनी चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलती हैं मानव मूत्र में। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है। आपको बताना है कि यूरिया जो होता है उसका सर्वाधिक सांद्रण जो है, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पाई जाती है। ठीक, वृक्क शिरा में, यकृत निवाहिका शिरा में, यकृत शिरा में, या पृष्ठ महाधमनी में। आपको बता दें कि यूरिया जो होता है उसका सर्वाधिक सांद्रण यकृत शिरा में पाया जाता है। किसमें, यकृत शिरा में पाया जाता है। ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है। जो आपकी रिफ्लेक्स एक्शंस होती हैं, इनका नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है। प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, तंत्रिका कोशिका में, या मेरुरज्जु में। पहले तो रिफ्लेक्स एक्शन जान लेते कि होते क्या है रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन आपके ऐसे एक्शन होते हैं जो किसी उद्दीपक के प्रति शरीर द्वारा बिना सोचे समझे जो है इनका उत्तर दिया जाता है। मतलब ये है कि आपके शरीर जो बिना सोचे समझे इनका रिस्पॉन्स देता है। ऐसी क्रियाएं आपकी प्रतिवर्ती क्रियाएं यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, क्या छींकने पर आपका जोर है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी क्रियाओं पर को हम क्या कहेंगे, हमारे शरीर ने रिएक्शन दिया ना किसी उद्दीपक के प्रति, तो क्या हुआ, छींकना जो है आपका एक आपका रिफ्लेक्स एक्शन कहलाएगा। दूसरा है आपका पलक झपकना। पलक झपकना भी आपका क्या है, एक तरीके का आपका रेफ्लेक्स एक्शन में आता है। ठीक है, बहुत तीव्र रोशनी होती है उसमें आप लोग की पलक झपक जाती है। बहुत ज़्यादा जब हम लोग सूर्य की रोशनी की तरफ देखते हैं, बहुत तेज जब सूर्य चमकता है, तो उसमें भी हमारी पलक बंद हो जाती है अपने आप। तो ये सब चीज़ें हमारी प्रतिवर्ती क्रियाओं में आती हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि कोई बर्तन गैस पर रखा होता है, हम लोग ध्यान नहीं देते, वो गर्म होता है और हम लोग उसको छू लेते हैं, तो हम लोग
जोर से चिल्ला पड़ते हैं और हम लोग मतलब तुरंत उसको हाथ हटा लेते हैं। किस वजह से? रेफ्लेक्स एक्शन की वजह से। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है जेन्युइन होती हैं, जो आपकी जिन पर आपका कोई जोर नहीं है, जैसे छींकने पर, पलक झपकने पर, ये सब चीज़ों पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप रिफ्लेक्स एक्शन समझ गए होंगे। जो रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, इनका नियंत्रण केंद्र आपका कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इनका नियंत्रण केंद्र होता है आपके मेरुरज्जु होते हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि एक ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ इसको पहले। अब देखिए, अब आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन है आपका कि आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंग में से कहाँ स्थित होता है? आंतरिक गति निर्धारक की बात की जा रही है आपसे, इंटरनल स्पीड डिटर्मिनेशन की बात की जा रही है कि कहाँ पर आपका शरीर में स्थित होता है, दिमाग में, जिगर में, गुर्दा में या दिल में। तो आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के दिल में स्थित होता है। कहाँ पर? दिल में स्थित होता है। दिल में तो बहुत कुछ है, दिल में हो तुम, ख्वाबों में तुम, ऐसे सोच रहे होंगे आप लोग। तो आपके दिल में आंतरिक गति निर्धारक भी होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? बड़ी आंत, गुर्दे, जिगर या उपरोक्त सभी? तो स्तनधारी जो होते हैं उनमें उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य जो है आपके कौन करते हैं? ये आप सभी को पता होगा, गुर्दे करते हैं, यानी कि किडनी करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार लोगों को इस क्वेश्चन में गलत फहमी हो जाती है। हम लोग गलत क्वेश्चन टिक करके आते हैं, हम लोग यकृत टिक करके आते हैं इसको, लेकिन यकृत नहीं होता है, गुर्दे होते हैं। स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य आपके गुर्दे जो है करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख उत्पादन होता है? वसा, लिपिड्स, ग्लूकोज या सेल्यूलोज? तो आपको बता दें कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन का जो प्रमुख उत्पाद होता है वो आपके ग्लूकोज होते हैं। क्या होते हैं? ग्लूकोज होते हैं। ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्र होता है? ये तो आप सभी को पता होगा कि जो आपकी सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो निम्नलिखित में से किसका केंद्र होता है? कोशिकीय श्वसन का, प्रकाश संश्लेषण का, प्रोटीन संश्लेषण का या वसा संश्लेषण का? आपको बता दें कि सूत्रकणिका या जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये आपके कोशिकीय श्वसन का आपका जो है केंद्र होता है। किसका होता है? कोशिकीय श्वसन का ये केंद्र होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो अल्टमैन ने की थी। किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना। अल्टमैन ने की थी। कब की थी? 1886 में की थी। कब की थी? 1886 में की थी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ये आपके कोशिकीय श्वसन का केंद्र होता है। किसका? कोशिकीय श्वसन का केंद्र आपका कौन माना जाता है? तो कोशिकीय श्वसन का केंद्र जो है आपके माइटोकॉन्ड्रिया ही माने जाते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात आती है आपकी कि आपकी माइटोकॉन्ड्रिया जो होती हैं इनको क्या कहा जाता है? तो इनको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों कहा जाता है भाई इनको पावर हाउस ऑफ सेल? क्योंकि ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का जो ऑक्सीकरण है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिस वजह से आपकी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि डंबेलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? बताइए आप लोग कि डंबेलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? गेहूं, आम, मूंगफली, चना। जो डंबेलाकार द्वार कोशिकाएं हैं वो आपके गेहूं में होती हैं। किस में होती हैं? गेहूं में होती हैं। गेहूं की रक्षक कोशिकाएं डंबेलाकार जो हैं आकृति की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि हरित ब्लॉकों का संबंध किससे है? जो आपके हरित ब्लॉक्स होते हैं इनका संबंध किससे माना जाता है? प्रोबायोटिक दही से, जैव ईंट से, हरित मंत्रालय से या हरित आवरण से? तो हरित जो ब्लॉक होते हैं इनका संबंध आपके जैव ईंट यानी कि आपके वायु वृक्ष से माना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि पौधों में ऊतक कितनी प्रकार की होती हैं? पौधों में ऊतकों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि जो पौधे हैं इनमें ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3, 6, 5 या 2? तो आपको बता दें कि पौधों में ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से होते हैं। तो आपके जो 3 ऊतक होते हैं उन तीनों के पहले तो आप लोग नाम जान लीजिए। कभी अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा आपका पौधों का ऊतक के प्रकार नहीं है तो पता तो रहे कम से कम। तो पहला होता है आपका त्वचीय ऊतक। कौन सा होता है? त्वचीय ऊतक होता है। एंड सेकंड होता है आपका ग्राउंड ऊतक। कौन सा होता है? ग्राउंड ऊतक होता है। थर्ड होता है आपका संवहन ऊतक। ठीक है, ये तीनों ही ऊतक बड़े इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को ही आपको याद रखना है। ये जो त्वचीय ऊतक होते हैं यह आपके शाकीय पौधों की वाह सतह को आच्छादित करते हैं। किसको? वाह जो सतह होती है वाह सतह को आच्छादित करने का कार्य करते हैं आपके त्वचीय ऊतक। शाकीय पौधों की वाह सतह को आच्छादित करते हैं आपके त्वचीय ऊतक। अब बात आती है आपकी ग्राउंड ऊतक की। तो जो ग्राउंड ऊतक होते हैं ये आपके पैरेनकाइमा,
कालेनकाइमा और आपका होता है एक और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, ये आपका जो ग्राउंड ऊतक होता है ये आपके पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और सेरेन्काइमा होता है। ठीक है, ये आपके जो प्राथमिक भाग होता है आपके पौधों का, प्राथमिक भाग के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब बात आती है आपके संवहन ऊतक की। तो संवहन ऊतक जो होते हैं आपके जाइलम और वाल्कन जो होते हैं आपके जाइलेम और वाल्कन। ठीक है, वल्कन, जाइलम और वल्कन जो होते हैं पौधों में भोजन, हार्मोन और खनिज पदार्थों का वहन करते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, जो संवहन ऊतक होते हैं ये जाइलम और वल्कन पौधों में आपके भोजन, जल, हार्मोन तथा खनिज पदार्थों के वहन करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों के बारे में याद रखना है कि त्वचीय ऊतक होते हैं, ग्राउंड ऊतक होते हैं, संवहन ऊतक होते हैं आपकी पौधों में। ठीक, इन दोनों को आपको याद रखना है, ये तीनों को याद रखना है, दोनों तो नहीं है, तीन है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि एक वयस्क रंध्र में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं होता है। आपको बताना है कि जो वयस्क रंध्र होता है इनमें से कौन सा उपस्थित नहीं होता है वयस्क रंध्र में। कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर आपका न्यूक्लियर सोम। अब आपको बताना है कि आपके जो वयस्क रंध्र है उनमें कौन सा उपस्थित नहीं होता है। तो पहले यहाँ पर बता दूं कि न्यूक्लियर सोम नहीं होता है, न्यूक्लियोसोम होता है। ठीक है, न्यूक्लियोसोम। ठीक, तो आपके जो वयस्क रंध्र होता है उनमें आपका जो है जीव द्रव्य उपस्थित नहीं होता है। क्या नहीं होता है, जीव द्रव्य उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि कोशिका में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमें क्या लेना चाहिए, सुक्रोज, प्रोटीन, ग्लूकोज या फिर विटामिन सी। तो कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमें ग्लूकोज लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, ग्लूकोज लेना चाहिए। ये जो ग्लूकोज है मस्तिष्क और आरबीसी में शीघ्र ऊर्जा प्रदान करता है। कहाँ पर, मस्तिष्क और आपके जो आरबीसी होती हैं यानी कि आपकी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इनको तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। वैसे तो शरीर की सभी कोशिकाओं को जो है आपकी जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन आपकी ये जो मस्तिष्क हैं और आरबीसी हैं इनमें शीघ्र ऊर्जा आपका जो प्रदान करता है वो है ग्लूकोज। इसलिए तुरंत ऊर्जा के लिए हमें ग्लूकोज लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपसे कि जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या है। जीवाणु कोशिका जो होती है उनमें सूत्र कणिका की संख्या आपको बताना है 1, 2, 0 या अनेक। आइए जानते हैं जीवाणु के बारे में थोड़ा सा। जो आपका जीवाणु होता है, जीवाणु का शरीर मात्र एक कोशिका से बना होता है। किससे, एक कोशिका से बना होता है आपके जीवाणु का शरीर। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, आपका जो जीवाणु होता है, जीवाणु के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है, जीवाणु के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति। ये जो कोशिका भित्ति है, इस कोशिका भित्ति के नीचे आपकी कोशिका होती है। यह प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड्स। और किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपके जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। इस कोशिका भित्ति के नीचे कोशिका स्थित होती है। यह प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड की बनी होती है। इसे प्राथमिक प्रकार का केंद्रक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्राथमिक प्रकार का केंद्रक आपका कहा जाता है इसी कोशिका को। ठीक है, प्राथमिक प्रकार का केंद्रक कहा जाता है। ठीक, साइंस की भाषा में इसे क्या कहते हैं, प्राथमिक प्रकार के केंद्रक को, इसे कहते हैं हम लोग न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ न्यूक्लियोइड। ठीक, इतनी चीज़ें आपको याद रखना है कि इसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या जाना, मैंने आपको ये बताया कि जीवाणु का शरीर मात्र एक कोशिका का बना होता है। इसके चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है, इसके चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। ये जो कोशिका भित्ति है, इस कोशिका भित्ति के जस्ट नीचे आपकी एक कोशिका स्थित होती है। यह प्रोटीन और फास्फोलिपिड, किसकी, फास्फोलिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, इसे प्राथमिक आकार का केंद्रक कहा जाता है। ठीक है, इस केंद्रक को साइंस की भाषा में न्यूक्लियोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। आपको बता दें कि जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है। इसलिए ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपसे कि ईस्ट और मशरूम किस जगत के जीवों के उदाहरण है। मोनेरा, प्रोटिस्टा और आपके प्लॉटी या फिर फंजाई। आपको बता दें कि आपके जो ईस्ट और मशरूम होते हैं ये बेसिकली आपके जो है फंजाई प्रकृति के होते हैं। ठीक है, ये आपके खमीर मोल्ड हुआ और मशरूम दोनों ही आपके जो है किस प्रकृति के होते हैं, फंगई प्रकृति के होते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा मैं आपको ईस्ट और मशरूम के बारे में बता देती हूँ। ये जो मशरूम है, मशरूम आपका मुख्य रूप से बेसिडियो, इन सब चीज़ों को आप लोगों को अच्छे से नोट करना है आराम से, क्योंकि ये सब चीज़ें याद
मतलब कम ही बनी रहती हैं, तो इनको अच्छे से नोट करिएगा आप लोग, ठीक है। आपके जो मशरूम है ये बेसिडियोमाइसीड्स बेसिडियोमाइसीड्स और आपके मुख्य रूप से जो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि मुख्य रूप से तो बेसिडियोमाइसीड्स और आंशिक रूप से, ठीक है, आंशिक रूप से एस्कोमाइसीड्स, ठीक है, एस्कोमाइसीड्स हैं। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि मशरूम आपके जो हैं अधिकांशतः तो आपके बेसिडियोमाइसीड्स और आंशिक रूप से माइकोसीड्स के जो हैं होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, बेसिडियोमाइसीड्स और आपके आंशिक रूप से एस्कोमाइसीड्स होते हैं। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। अब बात आती है आपकी ईस्ट की कि ईस्ट क्या होता है। तो आपको बता दें कि जो ईस्ट होता है वो आपका यूकैरियोटिक एक सेल सूक्ष्म जीव है। क्या है आपका यूकैरियोटिक टाइप का, यूकैरियोटिक, मैं आपको यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक ये सभी चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ। तो आपका ये यूकैरियोटिक एक सेल वाला सूक्ष्म जीव होता है, ठीक है, एक सेल सूक्ष्म जीव, ठीक। अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर दोनों चीज़ों के बारे में कि ईस्ट और मशरूम क्या होते हैं। तो आपको ये तो जान लिया है आप लोगों ने कि ईस्ट और मशरूम क्या होते हैं। आगे ये भी जाना आप लोगों ने कि ईस्ट और मशरूम आपके किस जगत के जीवों के उदाहरण हैं। ये आपके फंगाई के उदाहरण हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका कि कोशिका के किस भाग में डीएनए प्रमुख रूप से जमा रहता है। प्लाज्मा झिल्ली में, केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में या गाल्की बॉडी में या गाल्जी बॉडी में। आपको बताना है कि कोशिका के किस भाग में डीएनए मुख्य रूप से जमा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। आपका जो डीएनए होता है वो मुख्य रूप से आपके केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। और थोड़ा सा भाग इसका माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर कभी जीवन में आपसे पूछा जाए कि आपकी कोशिका में डीएनए कहाँ कहाँ पर मुख्य रूप से जमा रहते हैं, तो प्रमुख रूप से तो आपकी कोशिका में जमा रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी मात्रा आपकी जो है कहाँ पर पाई जाती है, थोड़ी सी मात्रा आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाती है। यानी कि आपकी कोशिका में डीएनए दो जगह उपस्थित रहते हैं, केंद्रक में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी। इस चीज़ में आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो हमें प्रायोरिटी देनी है केंद्रक को, ठीक। लेकिन अगर आपके दोनों ऑप्शन में हो और दोनों आपके ऑप्शन को करके दिया गया है कि केंद्रक व माइटोकॉन्ड्रिया दोनों, तो आपको केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों पर ही टिक करना होगा, ठीक है। अब आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो डीएनए होते हैं आपके डीएनए की जानकारी को हम लोग मुख्य रूप से 4 आधारों के रूप में बना सकते हैं। कौन कौन से आपके डीएनए के 4 आधार हैं। पहला होता है आपका एडेनिन, वैसे मैं आपको ये बता चुकी हूँ लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ, एडेनिन। दूसरा होता है आपका ग्वानिन, ठीक है, ग्वानिन। एंड आपका तीसरा होता है, थर्ड वन आपका होता है आपका साइटोसिन। क्या होता है आपका, साइटोसिन होता है। एंड लास्ट होता है आपका, साइटोसिन लिखा हुआ है ये, एंड लास्ट होता है आपका थाइमिन, ठीक है, थाइमिन। ये जो थाइमिन है ये आपके डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में नहीं पाया जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। आपके एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन आरएनए और डीएनए दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन थाइमिन सिर्फ और सिर्फ आपके डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में आपके थाइमिन नहीं पाए जाते हैं। ये चीज़ आपसे एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि आपके जो थाइमिन है ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए में आपके पाए जाते हैं और आपके आरएनए में नहीं पाए जाते हैं। तो आज के क्वेश्चन यहीं तक थे। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करिए। एंड लास्ट में आप सभी से यही कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी साइंस की कोई सी भी वीडियो मिस ना हो। एंड इसी तरीके से बने रहिए नैंसी क्लासेस पर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।